कल्पना कीजिए 5 सालों के भीतर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी रहने वाला नहीं बचे, पूरा देश अचानक से वीरान हो जाए। आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है, ये कैसे संभव है कि इतने लोग अचानक से गायब हो जाएं? लेकिन अतीत में ऐसा हो चुका है। 14वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग के चलते कम से कम 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस आपदा को इतिहास में ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। इस रहस्यमयी महामारी का उद्गम कहां से हुआ, इसको लेकर अभी तक कयास ही लगाए जा रहे थे। अब रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्हें ताले की चाबी मिल गई है। आज हम जानेंगे ब्लैक डेथ की पूरी कहानी क्या है और रिसर्चर्स ने कौन सा रहस्य खोल दिया है। बात एक और रहस्य की होगी। 5 जून को ब्राजील के जंगलों में गायब हुए 2 लोगों का राज और गहरा गया है। गुमशुदा लोग कौन हैं और इस घटना की आंच ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो तक कैसे पहुंची, सब विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं। यहाँ पर आपको परिवार के हर सदस्य के काम की किताबें मिल जाएंगी। पेरेंटिंग टिप्स से लेकर सेल्फ मोटिवेशन तक, साहित्य से लेकर दर्शन तक, समाज से राजनीति तक सब कुछ मिलेगा आपकी पसंद के अनुसार। इसलिए कुकू एफएम आपके लिए खास ऑफर लेकर आए हैं, हर घर कुकू एफएम। इसके तहत आपको 19 जून 2022 तक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की भारी छूट मिलेगी। करना क्या होगा इसके लिए, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना होगा और कोड वाले बक्से में घर 50 लिखना होगा। सूचना होती है समाप्त। अब बढ़ते हैं शो की तरफ, जहां आज बात होगी ब्लैक डेथ की। पहले बैकग्राउंड को पूरा समझ लेते हैं। कई सौ साल पहले की बात है। इटली में एक नगर राज्य हुआ करता था, रिपब्लिक ऑफ जेनोआ। इसने समुद्री व्यापार के जरिए बहुत पैसा कमाया था। जेनोआ के व्यापारिक संबंध सेंट्रल एशिया और चाइना से भी थे। साल 1347 की ये बात है। जेनोआ साम्राज्य के 12 जहाज इटली में सिसिली के तट पर रुके। ये जहाज ब्लैक सी से लौट रहे थे। जब तट पर लंगर डाला गया तब पोर्ट पर मौजूद लोग सामान उतारने के लिए जहाज़ों में चढ़े। जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने जो नज़ारा अपनी आंखों से देखा वो कल्पना से परे था। अंदर शत-विशत लाशों का अंबार लगा हुआ था। लाशों के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थीं, चूहे मांस उतर रहे थे। जहाज़ों के अंदर कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। जो जिंदा बचे थे उनके पूरे शरीर पर फोड़ा था, उन्हें बुखार था, उल्टियां हो रही थीं, कोई अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब नगर प्रशासन को इस बात की खबर मिली, उन्होंने आदेश दिया कि जहाज़ों को तट से दूर ले जाया जाए। ऐसा इसलिए ताकि बीमारी का प्रकोप नगर तक ना पहुंच पाए। आदेश के अनुसार जहाज़ों को दूर हटाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बीमारी का अंश मक्खियों और चूहों के जरिए शहर में दाखिल हो चुका था। जब एक गांव में बीमारी फैलती तब वहां के बचे खुचे लोग जान बचाकर पड़ोस में भागने लगते। शुरुआत में पड़ोसी गांव वालों ने बीमारों का इलाज किया, उनकी देखभाल की। जब वे भी बीमारी की चपेट में आने लगे तब उन्होंने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया, लेकिन तब तक समय काफ़ी आगे निकल चुका था। डॉक्टर्स मरीजों को देखने से डरने लगे। लोगों ने लाशें उठानी बंद कर दी। अनगिनत इलाके घोस्ट टाउन्स में बदल गए। जहां पहले लोग रहा करते थे वहां जंगल उगाए। इनमें से कई शहरों के बारे में दूसरे विश्व युद्ध में पता चला, जब एरियल फोटोग्राफी की तरकीब विकसित हुई। ब्लैक डेथ ने धीरे धीरे पहले पूरे इटली और फिर समूचे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। 5 सालों के भीतर ब्लैक डेथ के कारण 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की जान जा चुकी थी। ये यूरोप की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा था। अब सवाल आता है, इस बीमारी को ब्लैक डेथ क्यों कहा गया? इसके पीछे की भी एक कहानी है। शुरुआती सालों में इस महामारी को ग्रेट मॉर्टैलिटी के नाम से जाना जाता था। ब्यूबोनिक प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के कांख और जांघों पर काले रंग के बड़े बड़े फोड़े बन जाते थे। ऐसा होता क्यों था? क्योंकि मरीज के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती थी। ये खून बाहर नहीं निकलता था। कुछ समय के बाद खून जमकर काला पड़ जाता, जिसकी वजह से चमड़ी और फोड़े का रंग भी काला हो जाता था। इसी वजह से इस आपदा को ब्लैक डेथ का नाम दे दिया गया। आज हम ब्लैक डेथ की कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं?
जैसा कि हमने एपिसोड की शुरुआत में आपको बताया, रिसर्चर्स ने ब्लैक डेथ के ओरिजिन का पता लगा लिया है। उनका दावा है कि ब्लैक डेथ मध्य एशिया के देश किर्गिस्तान से निकला था। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के रिसर्चर्स ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हमने ब्लैक डेथ की पैदाइश की जगह और समय का पता लगा लिया है। सिर्फ ब्लैक डेथ ही नहीं, बल्कि आज के समय में दुनिया में जितने भी प्लेग के वेरिएंट मौजूद हैं उन सब के उद्गम का पता चल गया है। रिसर्चर्स इस नतीजे तक कैसे पहुंचे ये भी आपको बताते हैं। स्कॉटलैंड में एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग। इसमें इतिहास पढ़ाने वाले डॉक्टर फिलिप साल्विन किर्गिस्तान में कुछ कब्रिस्तानों की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 1248 से 1345 ईस्वी के बीच में 467 लाशें दफन हुई। इनमें से 118 लाशें 2 सालों के भीतर दफनाई गई थीं। 25% से अधिक लोगों की मौत 1338 और 1339 के बीच हुई थी। इनमें से कुछ कब्र पर मौत की वजह मफ्ताना बताई गई थी। हिंदी में इसका मतलब होता है महामारी। ये जानकारी आगे जर्मनी की 2 यूनिवर्सिटी से साझा की गई। उन्होंने उन कंकालों के दांत का DNA टेस्ट किया। रिसर्चर्स के मुताबिक दांतों में रक्त शिराएं होती हैं। इससे उन्हें पैथोजेंस के बारे में जानने का ज़्यादा मौका मिलता है। इससे व्यक्ति की मौत की वजह पता करने में मदद मिलती है। रिसर्च कर रही टीम को 3 कंकालों के दांत में यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया मिले। यही बैक्टीरिया बिबोनिक प्लेग का कारण है। जानकारों की माने तो ये बड़ी उपलब्धि है। दुनिया से प्लेग का पूरी तरह खात्मा नहीं हुआ है। गाहे बगाहे बीमारी कई देशों में फैलती रहती है। अगर मरीज सही समय पर इलाज ना कराए तो मौत की आशंका भी बढ़ जाती है। हालिया समय में साफ सफाई, रोडेंट से दूरी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से इसे महामारी में बदलने से रोका गया है। हालांकि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। उम्मीद जताई जा रही कि हालिया रिसर्च प्लेग को जड़ से मिटाने की मुहिम की जरूरी कड़ी बन सकती है। प्लेग के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब आपको ले चलते हैं ब्राजील की तरफ। 5 जून की बात है। ब्रिटिश पत्रकार डॉम फिलिप्स और मूल निवासियों के एक्सपर्ट ब्रूनो परेरा अमेज़न के वर्षा वनों में काम करने निकले। डॉम के आर्टिकल्स गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबारों में छपते थे। वो 10 सालों से ब्राज़ील में ही रह रहे थे। हाल फिलहाल वो अमेज़न को बचाने की मुहिम पर एक किताब लिख रहे थे। ब्रूनो इस इलाके को अच्छे से जानते थे। उनकी मूल निवासियों और कबीलों में अच्छी जान पहचान थी। दोनों अपने कॉन्टैक्ट के जरिए डॉम फिलिप्स की मदद कर रहे थे। दोनों पहले भी इस इलाके में आ चुके थे, इसलिए उनके लिए प्रोजेक्ट बेहद मुश्किल नहीं होने वाला था। लेकिन 5 जून को ये भरोसा टूट गया। दोनों अचानक से गायब हो गए। दोनों जिन लोगों के साथ संपर्क में थे उनसे उनकी बात नहीं हो पा रही थी। खबर बाहर आने के बाद खोजबीन शुरू हुई। 6 जून से आर्मी, नेवी और पुलिस की टीम तलाश में जुट गई। इसके अलावा वॉलंटियर्स ने भी उन दोनों को खोजने का अभियान चलाया, लेकिन 10 दिनों तक उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। 15 जून को पुलिस ने इस मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद एक भाई ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कबूला कि उसी ने डॉम फिलिप्स और ब्रूनो परेरा की हत्या की। उसने वो जगह भी बताई जहां दोनों की लाशों को उसने दफनाया। दूसरे भाई ने हत्या में किसी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल हत्या के मकसद का पता नहीं चला है। जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ेगी इस मामले में और लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। अब समझते हैं कि पूरे मामले में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का नाम क्यों आया। डॉम फिलिप्स और ब्रूनो परेरा अमेज़ोनास स्टेट की जावारी वैली में गायब हुए। यह ब्राज़ील के सबसे सुदूर इलाकों में से एक है। कई विलुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। ये इलाका आम लोगों की नज़रों से दूर रहता है। अधिकारियों की निगाह भी इस तरफ नहीं पड़ती। इसके चलते जावारी वैली अवैध शिकार का गढ़ बन चुका है। जावारी वैली पेरू और कोलंबिया के बॉर्डर के पास है। इस रास्ते से कोकीन की तस्करी भी होती है। डॉम और ब्रूनो इसे अवैध धंधे को रिकॉर्ड कर रहे थे। जब से जायर बोल्सोनारो सत्ता में आए हैं तब से मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए जारी बजट में कमी आई है। जावारी वैली में सर्विलांस कम हुआ है। प्रोटेक्शन एजेंसी की फुनाई की शक्ति घटी है। कानून तोड़ने वालों पर होने वाली सख्ती भी कम हुई है। ब्रूनो परेरा पहले मूल निवासियों को बचाने के लिए बनी एजेंसी फुनाई में काम करते थे, लेकिन वहां की लापरवाही को देखकर नौकरी छोड़ दी। फिर वो स्थानीय कबीलों के साथ मिलकर काम करने लगे थे। लोगों को ड्रोन उड़ाना और जीपीएस का इस्तेमाल करना सिखा रहे थे। इसी वजह से वो अपराधियों की आंखों में खटकने लगे थे। हालिया घटना ने जावारी वैली और अमेज़न में चल रहे अवैध धंधों को एक बार फिर से उजागर किया है।
हालांकि इस बात की बहुत कम संभावना है कि बोल्सोनारो के रहते इन घटनाओं पर कोई लगाम लग सकेगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज की पहली सुर्खी अमेरिका से है। तारीख 30 मार्च साल 1981, जगह वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक कार्यक्रम के बाद अपनी कार की ओर बढ़े। सुरक्षा का घेरा ऐसा कि परिंदा भी पर ना मार पाए, लेकिन गोलियों ने घेरा भेद दिया। कुल 6 राउंड फायरिंग हुई। एक गोली बुलेट प्रूफ कार से टकराने के बाद रीगन के सीने में लगी। रीगन को अस्पताल ले जाया गया। हमला ज़्यादा गंभीर नहीं था। रीगन की जान तो बच गई, लेकिन उनके प्रेस सेक्रेटरी जेम्स ब्रैडी इतने भाग्यशाली नहीं रहे। गोली लगने से उनका चेहरा हमेशा के लिए अपंग हो गया। इसके बाद अमेरिका में गन रेगुलेशन को लेकर लंबी चौड़ी बहस शुरू हुई थी। रीगन के ऊपर गोली चलाने वाले व्यक्ति का नाम जॉन हिंकले था। आज हम हिंकले की कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल 15 जून को एक अदालत ने बिना शर्त रिहाई दे दी है। जज फ्रीडमैन ने सुनवाई के दौरान कहा कि हिंकले का व्यवहार लगातार अच्छा रहा है, उसकी जांच की गई है, अब वो दूसरों के लिए खतरा नहीं है, इसलिए उसे बिना शर्त रिहाई दी जाती है। तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर गोली मारने के बाद से ही हिंकले मानसिक रूप से परेशान था, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक भी हो गया। 1985 के बाद से हिंकले में मानसिक बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे। हिंकले को 30 बरस तक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। 2016 में उसे कुछ शर्तों के साथ रिहाई मिल गई। तब से वह अपनी मां के साथ रह रहा था। अब जज ने कहा कि इस दौरान उसने सभी शर्तों का पालन किया, उससे समाज को कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसे रिहा किया जा सकता है। अब उसके ऊपर लगी सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। जॉन हिंकले ने जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर हमला किया था तब उसकी उम्र महज 25 साल थी। पूछताछ में उसने बताया था कि उसने हमला एक्ट्रेस जोडी फॉस्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किया था। देश दुनिया की और भी दिलचस्प घटनाओं से आपको हम लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।